तो आज हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिफरेंट फाइला के अंदर कैसे कैसे फूड हासिल की जाती है। तो तमाम एनिमल्स के अंदर ओवरऑल जनरल रिक्वायरमेंट्स एक ही होती हैं। सारे एनिमल्स को ऑब्वियसली पानी चाहिए होता है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, शुगर्स चाहिए, सिंपल शुगर्स चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, इसके अलावा फैटी एसिड्स, विटामिन और कुछ दूसरी चीज़ें चाहिए, मिनरल्स वगैरह अपनी बॉडी को चलाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। अब ये सारी चीज़ें नॉर्मली एनवायरनमेंट में रेयर होती हैं, आसानी के साथ एनवायरनमेंट से तो आपको नहीं मिलती। पानी और ऑक्सीजन है कि चलें वो किसी हद तक आपको एनवायरनमेंट से इजीली अवेलेबल है। तो अमीनो एसिड आपको मिलते हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में, ठीक है। अमीनो एसिड आपको चाहिए अपनी प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन आपको अमीनो एसिड के पैकेट कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको प्रोटीन्स अलबत्ता मिल जाएंगी कि आप अंडे खा लें, गोश्त खा लें, या इसी तरह आपको फैटी एसिड्स चाहिए, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स मिलेंगे, उनको तोड़ के फैटी एसिड खुद बनाने पड़ेंगे। इसी तरह पॉलीसैकेराइड्स ज़्यादा कॉमनली मिल जाएंगी, उनमें से मोनोसैकेराइड्स आपको खुद निकालनी पड़ेंगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो इन चीज़ों को जब आप कॉम्प्लेक्स हालत में हासिल करते हैं, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और पॉलीसैकेराइड्स को, तो फिर उनको डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी का पार्ट बनाने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर एनिमल्स क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिकल्स को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इंजेस्ट कर लेते हैं और फिर उनको 5 स्टेप्स में अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, खुराक को खाना, इनटेक है कॉम्प्लेक्स फूड की। फिर डाइजेशन है, उस कॉम्प्लेक्स खुराक को तोड़ना छोटे हिस्सों में, सिंपल पार्ट्स में, ऐसे पार्ट्स में जिनको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, यानी कि सेल के अंदर भी हो सकती है, सेल के बाहर भी हो सकती है। फिर एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में आप उन छोटे टूटे हुए पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसको क्रॉस करके सेल में चली जाती है। फिर असिमिलेशन होती है, असिमिलेशन का मतलब है कि आप उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना लेते हैं, यानी कि अमीनो एसिड जो किसी गाय से आपने चोरी किए या किसी पौधे से आपने चोरी किए, आप उनको तोड़ते हैं सिंपल पार्ट्स में, उन सिंपल पार्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उन एब्जॉर्ब किए हुए पार्ट्स को अपनी बॉडी का हिस्सा, अपनी प्रोटीन बनाने के लिए या अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, अपनी हड्डियां बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सेल के कंपोनेंट्स आप बनाते हैं, इसको असिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद इजेशन होती है। इजेशन इंजेशन का ऑपोजिट है। इजेशन का मतलब है चीज को बाहर निकाल देना। तो जो चीजें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, कोई ऐसी चीज थी जो आपके काम की नहीं थी या आपके काम की थी भी लेकिन आपके पास उसको तोड़ने के, एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम मौजूद नहीं है, तो आप उस चीज को बॉडी से बाहर फेंक देंगे, अनडाइजेस्टेड फूड को। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा में अमीबा प्रोटियस आपने देखा हुआ है, अमीबा, आम अमीबा जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होती है। इंट्रा का मतलब अंदर, इंटर का मतलब दरमियान, दो के दरमियान। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है इनके अंदर। ये फ्रेश वाटर के अंदर अमूमन रहते हैं, छोटे बैक्टीरिया को या पैरामीशियम वगैरह को या दूसरे ऐसे जानवरों को पकड़कर खाते हैं। तो पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसको भी खा लेंगे, कहीं से भी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो, उसको ये खा जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी इस तरह से स्पेशलाइज्ड है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसी भी साइड से फूड टच करे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखें तो यहाँ नीचे वाली तस्वीर में ये इस तरफ वो ग्रो करती जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सूडोपोडिया बनते हैं, ये पाउनुमा स्ट्रक्चर हैं जो आगे की तरफ ग्रो करते हैं, इनको सूडोपोडिया कहते हैं। और आगे चलकर दोनों सूडोपोडिया आपस में मिल जाते हैं और वो घेरा मुकम्मल हो जाता है और चीज अंदर बंद हो जाती है। यहाँ पे भी आप देखें तो ये सूडोपोडिया आपस में मिल गए, अंदर ये जो भी पार्टिकल था वो अब फूड वैक्यूल की फॉर्म में बंद हो गया। तो फूड इनका लार्ज साइज का भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे पैरामीशियम है, तो वो पैरामीशियम अच्छा खासा है, तकरीबन उसके अपने साइज जितना ही है, अमीबा जितना ही है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके इर्द गिर्द घेरा बना के एक बड़ा सा फूड वैक्यूल बना लिया जाता है।
अब फूड वैक्यूल शुरू में श्रिंक होता है, यानी कि उसके अंदर अब जब इसने इसको घेरा डाला हुआ है तो काफी सारा पानी वगैरह भी इसके अंदर होगा, तो एक्स्ट्रा पानी इस फूड वैक्यूल में से निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल वो सुकड़ के उस पैरामीशियम के इर्द गिर्द घेरा मजीद तंग हो जाएगा। फिर लार्ज थोड़ा साइज में ग्रो हो जाता है। वो कैसे होगा? अब यहाँ पे आप देखें तो पीछे से चीजें तैरती हुई आ रही हैं, तो इनमें लाइसोसोम्स भी तैरते हुए आएंगे और लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे और फूड वैक्यूल के साथ जुड़ के अपने एंजाइम फूड वैक्यूल में फेंक देंगे। ओवरऑल फूड वैक्यूल का इलाका जरा बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद एक दफा फिर जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर चीजें श्रिंक करने का प्रोसेस, वो लाइसोसोम श्रिंक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर से मटेरियल सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके अंदर दायरा है प्रोटीन्स हैं, मुख्तलिफ तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दूसरी ऐसी चीजें हैं, तो उन चीजों को सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डाइजेस्टेड चीजों को, अमीनो एसिड्स को, मोनोसैकेराइड्स वगैरह को, और वो फिर जनाब बॉडी अपने काम के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। तो शुरू में साइज में छोटा है क्योंकि उसमें से छोटा हो रहा है क्योंकि उसमें से पानी निकाल दिया जाता है, फिर लाइसोसोम जुड़ते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है फूड वैक्यूल का, फिर उसमें से काम की चीजें निकाली जाती हैं तो फूड वैक्यूल वापस छोटा हो जाता है। तो लाइसोसोम्स जुड़ते हैं फेगोसोम के साथ। हमने पहले भी ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि जब सेल के अंदर कोई चीज एंटर होती है तो लाइसोसोम्स जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकले हुए हैं उस लाइसोसोम के साथ लाइसोसोम्स उस फेगोसोम के साथ जाकर जुड़ते हैं। जो सेल ने चीजों को एंगल्फ किया है, तो ये जो दायरा बना है, बुलबुला बना है, इसको फेगोसोम कहते हैं। फेगो का लफ्जी मतलब खाना। तो फेगोसोम और लाइसोसोम आपस में मिले, फेगो लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम भी इसको हमने नाम दिया था। अब इस लाइसोसोम के अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स जनाब अंदर मौजूद फूड को तोड़ेंगे, उसको सॉफ्ट करेंगे, उसमें से काम की चीजें निकालना शुरू कर देंगे। लाइसोसोम्स के एंजाइम्स अमूमन एसिडिक पीएच के ऊपर होते हैं और फिर जब वो डाइजेशन शुरू होती है तो उस वक्त चीजें टूटती जाती हैं, तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अल्कलाइन हो जाता है। डाइजेशन के बाद 7.3 पीएच हो जाती है। तो जो एंजाइम पहले धड़ाधड़ चीजों को तोड़ रहे थे एसिडिक पीएच के ऊपर, अब वो काम करना बंद कर देते हैं। अब फूड वैक्यूल से फिर कैनाल्स निकलती हैं और वो जनाब पूरे सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं और वो न्यूट्रिएंट्स फिर सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल की अपनी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो गैर जरूरी मटेरियल होता है वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए से निकाल दिया जाता है। ये नीचे वाली वीडियो में आप एक्सोसाइटोसिस होते हुए देख रहे हैं कि जो गैर जरूरी चीजें हैं वो सेल से बाहर चली गई हैं। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस वही इजेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं कि सेल अपनी गैर जरूरी चीजें बाहर निकाल रहा है।